हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गर्भवती बदसूरत जलपरी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, समुद्र किनारे मोहिनी और ललित नाम के दो मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे थे। लेकिन कई बार जाल डालने पर भी उनके जाल में एक भी मछली नहीं फंस रही थी। इस बात से ललित को बहुत गुस्सा आया। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। बस बहुत हो गया। अब मैं पानी में मछलियों को बेहोश करने वाली दवाई डाल रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। इससे मछलियों की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन ललित मोहिनी की एक नहीं सुनता और पानी में बेहोशी की दवाई डालने लगा। देखते ही देखते ढेर सारी मछलियाँ बेहोश होकर पानी के ऊपर तैरने लगी। ये देखकर ललित बहुत खुश होता है और जल्दी जल्दी मछलियाँ उठाकर अपनी टोकरी में भरने लगा। तभी बेहोशी की हालत में एक बदसूरत घायल जलपरी पानी की सतह पर आ गई, जिसे देख मोहिनी बोली, अरे लगता है ये कोई जलपरी है। हाँ, पर ये कितनी बदसूरत है। तभी मोहिनी ने देखा कि वो जलपरी तो गर्भवती है। अरे ये जलपरी तो गर्भवती है, हमें इसे ऐसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। देख मोहिनी, मुझे इस बदसूरत जलपरी से कोई लगाव नहीं है। अगर तुझे इसकी इतनी ही फिक्र हो रही है तो तू इसे अपने घर ले जाकर इसकी देखभाल कर। ठीक है, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी। उसके बाद मोहिनी उस बदसूरत जलपरी को पानी से बाहर निकालकर बड़ी मुश्किल से अपने घर ले गई। उसके बाद मोहिनी घर में रखे पानी के टब में जलपरी को डाल देती है। फिर उसी रात बदसूरत जलपरी दो जुड़वा बच्चियों को जन्म देती है। वो बच्चियां भी अपनी माँ की तरह ही बदसूरत थी। लेकिन थोड़ी देर बाद उन तीनों के मुंह से खून बहने लगा। देखते ही देखते तीनों का शरीर पूरी तरह नीला पड़ने लगा। ये देख मोहिनी घबरा गई। अरे ये क्या? लगता है तीनों की जान खतरे में है। मुझे फौरन गांव के सिद्ध चमत्कारी बाबा की मदद लेनी होगी। अब इन्हें वही ठीक कर सकते हैं। इसके बाद मोहिनी फौरन गांव में रहने वाले सिद्ध बाबा के पास पहुंची। बाबा, जल्दी से आप मेरे साथ चलिए। मेरे घर पर जलपरी है। अभी थोड़ी देर पहले उसने दो जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया है। लेकिन अचानक उन तीनों के मुंह से खून निकल रहा है। वो तीनों दर्द से बुरी तरह तड़प रही हैं। क्या कहा? जलपरी? लेकिन तुम्हें जलपरी कहाँ मिली? समुद्र किनारे मछलियाँ पकड़ते वक्त मुझे वो जलपरी घायल अवस्था में मिली थी। अब आप जल्दी से मेरे साथ मेरे घर चलिए। चिंता मत करो बेटी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। चमत्कारी बाबा कुछ पुड़िया अपने झोले में रखकर मोहिनी के साथ उसके घर जा पहुँचे। फिर बाबा अपनी पोटली से एक पुड़िया निकालकर उस टब में डाल देते हैं और देखते ही देखते टब के पानी का रंग लाल हो गया। अरे ये पानी का रंग लाल क्यों हो गया? घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जादुई लाल रंग तीनों को बिल्कुल ठीक कर देगा। थोड़ी देर बाद जलपरी और उसकी बच्चियाँ बिल्कुल ठीक हो गयी। हमारी जान बचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो। अगर तुम कहो तो हम तुम्हें ले जाकर समुद्र के पानी में छोड़ देंगे। नहीं नहीं, अगर मैं दोबारा समुद्र में गई तो मेरी सौतेली बहन मेरी जान ले लेगी। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हारी सौतेली बहन ने ही तुम्हें घायल किया था? हाँ, दरअसल मैं एक सुंदर जलपरी थी। मेरी सौतेली बहन मेरी सुंदरता से बहुत जलती थी। कुछ महीनों पहले मेरी शादी समुद्र के सबसे सुंदर जल पुरुष से हुई थी। मेरी सौतेली बहन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। फिर उसने एक दिन जंगल में रहने वाले एक राक्षस के साथ मिलकर काले जादू की शक्ति से मुझे एक बदसूरत जलपरी में बदल दिया। वो तो मेरी जान लेना चाहती थी, लेकिन किसी तरह मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकली। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम डरो मत। चमत्कारी बाबा के रहते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें फौरन राक्षस को पकड़ना होगा
क्योंकि वही राक्षस इस काले जादू के असर को खत्म कर सकता है। फिर देर किस बात की, बाबा चलिए उस राक्षस को जंगल में ढूंढते हैं। फिर अगले दिन मोहिनी बाबा के साथ उस राक्षस को ढूंढने जंगल की ओर गई। पूरे दिन जंगल में भटकने के बाद भी उन्हें वो राक्षस कहीं नहीं दिखाई दिया। दोनों निराश होकर वापस अपने गांव लौटने लगे। लेकिन तभी अचानक उन्हें रास्ते में एक औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अरे अरे कोई बचाओ मुझे, बचाओ, वरना ये राक्षस मुझे खा जाएगा। बहुत दिनों बाद आज मुझे इंसानी मांस खाने को मिलेगा। जैसे ही राक्षस की आवाज मोहिनी के कानों में पड़ी, वो चौंकते हुए बोली, बाबा लगता है हमारी तलाश खत्म हुई। चलो चलकर राक्षस को पकड़ते हैं। हाँ चलो, ये वही राक्षस है जिसे हम ढूंढ रहे थे। उसके बाद वो दोनों फौरन उस जगह पर पहुँचे। तभी बाबा ने अपने झोले में से एक पुड़िया निकाली और उस राक्षस के ऊपर मंत्र पढ़कर फेंका। देखते ही देखते दुष्ट राक्षस रस्सियों में बंध गया। छोड़ो मुझे, ये तूने अच्छा नहीं किया। मैं तुम दोनों को कच्चा खा जाऊंगा। चुपचाप मेरी बात मान और मेरे साथ चल, नहीं तो मैं इस जादुई भस्म से तुझे जलाकर राख कर दूंगा। इतना कहकर चमत्कारी बाबा ने अपने झोले में से एक जादुई भस्म निकाला और जमीन पर रखे पत्थरों के ऊपर फेंका। वो पत्थर बुरी तरह जलने लगे और थोड़ी देर में विस्फोट के साथ उन पत्थरों के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये देख राक्षस डर के मारे कांपने लगा। उसने बाबा के सामने अपने घुटने टेक दिए। रस्सियों में बंधा राक्षस उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद दोनों राक्षस को लेकर घर पहुँचे। राक्षस, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो तू इस जल परी और उसकी बेटियों पर किए गए काले जादू को खत्म कर, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। देखो, मैं इन तीनों को पूरी तरह ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इस जल परी की सौतेली बहन ने मेरे पास रखा हुआ जादुई गुलाबी हीरा चुरा लिया है। अपने हीरे के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें इसकी सौतेली बहन से मेरा हीरा छीनकर मेरे पास लाना होगा। ठीक है, हम आज ही तेरा जादुई गुलाबी हीरा लाकर तुझे दे देंगे। उसके बाद चमत्कारी सिद्ध बाबा मोहिनी को लेकर समुद्र किनारे पहुंचा। फिर बाबा एक बड़े आकार का त्रिशूल मोहिनी के हाथों में पकड़ाते हुए बोला, मोहिनी, इस त्रिशूल को समुद्र के पानी में छोड़ दो। जल परी की सौतेली बहन जहाँ भी होगी, ये उसे ढूंढकर पकड़ लेगा। उसके बाद मोहिनी ने पूरी ताकत से उस त्रिशूल को समुद्र में फेंका। त्रिशूल तेज रफ्तार से समुद्र की गहराइयों में चला गया और थोड़ी देर में जल परी की सौतेली बहन को ढूंढकर रस्सियों से जकड़कर समुद्र किनारे ले आया। तभी बाबा ने तुरंत ही उस जल परी के पास मौजूद गुलाबी हीरा छीन लिया। तूने उस मासूम जल परी को बहुत परेशान किया है। अब मैं तुझे तेरे किए की सजा दूंगा। इतना कहकर चमत्कारी बाबा ने उस जल परी को एक बदसूरत मेंढकी में बदल दिया। अब तुम इसी रूप में समुद्र में भटकती रहोगी और दोबारा कभी भी जल परी नहीं बन पाओगी। उसके बाद मोहिनी और बाबा गुलाबी हीरे को लेकर राक्षस के पास पहुँचे। अपने जादुई गुलाबी हीरे को पाकर राक्षस बहुत खुश होता है। उसके बाद वो गुलाबी हीरे की शक्ति से बदसूरत जल परी और उसकी बेटियों को काले जादू से मुक्त कर देता है। अब जल परी और उसकी बेटियां तीनों बहुत ही खूबसूरत दिख रही थीं। उसके बाद राक्षस उनसे माफी मांगकर वापस जंगल में लौट गया। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। जल परी मोहिनी और बाबा का धन्यवाद करके अपनी बेटियों के साथ समुद्र में अपने पति के पास वापस चली गई और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह। बहुत समय पहले की बात है, फ्रांस नाम के देश में सिंड्रेला नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। वो बहुत ही दयालु और विनम्र स्वभाव की थी।
सिंड्रेला की माँ को गुजरे कई साल हो गए, जिसकी वजह से सिंड्रेला के पिता ने सिंड्रेला की देखभाल के लिए सूसी नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। सूसी की पहले से एक बेटी थी, निशा। सिंड्रेला के जीवन में सौतेली माँ और बहन के आ जाने से बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। सूसी सिंड्रेला के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। माँ, सिंड्रेला कितनी सुंदर है और उसके लहंगे कैसे राजकुमारियों की तरह हैं। माँ, मुझे भी वैसे लहंगे पहनने हैं। चुप कर, कोई रूप की रानी नहीं है वो, बस अच्छा लहंगा पहनती है, इसीलिए सुंदर दिख रही है। निशा, तुम्हें मेरे लहंगे पसंद है ना? चलो, मैं तुम्हें अपने लहंगे दिखाती हूँ और तुम्हें उनमें से जो पसंद आए उसे तुम अपने लिए ले लेना। कहीं नहीं जाएगी मेरी बेटी, और तू जाकर अपना काम कर। ये कुछ सामान की लिस्ट है, जाकर बाजार से ले आ। बड़ी आई मेरी बेटी को लहंगा देने वाली। सिंड्रेला सामान लेने बाजार की तरफ चली जाती है। बाजार थोड़ी दूर था और बीच में एक नदी पड़ती थी। सिंड्रेला जैसे ही नदी के पास पहुंचती है, उसे नदी में कोई मदद के लिए पुकारता हुआ दिखाई देता है। लगता है कोई नदी में डूब रहा है, मुझे कैसे भी करके उसकी जान बचानी होगी। सिंड्रेला को तैरना आता था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद जाती है और राजकुमार को बचाकर किनारे ले आती है। थोड़ी देर के बाद राजकुमार को होश आता है। जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप ना होती तो ना जाने क्या हो जाता। जब तैरना नहीं आता तो नदी में जाते ही क्यों हो? मरने का ज्यादा शौक चढ़ा है क्या? अरे नहीं नहीं, मरने से तो मुझे भी बहुत डर लगता है। मैं तो आपसे बताना ही भूल गया, मैं कोई खुद नदी में नहीं गया। मेरा पैर पहाड़ से फिसल गया था और मैं वहाँ से गिरकर नदी में बहने लगा। वैसे अच्छा ही हुआ, इसी बहाने आपसे मुलाकात हो गई। बस बस, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक हो और अब अपने घर जा सकते हो, मुझे देर हो रही है। अरे सुनो तो सही। लेकिन सिंड्रेला राजकुमार की एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। राजकुमार जब अपने आसपास देखता है, तब उसे सिंड्रेला के एक पैर की पायल वहीं गिरी हुई मिलती है। पायल, ये तो उसी खूबसूरत लड़की की है, पर अब वो मुझे मिलेगी कहाँ? उसने तो अपना नाम भी नहीं बताया। इधर सिंड्रेला को सामान लेकर घर लौटने में काफी वक्त लग जाता है, जिससे गुस्सा होकर सूजी उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। सुबह की गई महारानी अब आई है, आखिर कहाँ रंगलियां मना रही थी? देखो सिंड्रेला, अब ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें हमारी सारी बातें माननी होगी। ठीक है माँ, जैसे आप कहो। इतना कहकर सिंड्रेला अपने कमरे में जाने लगती है। अरे कहाँ जा रही है महारानी? अपने कमरे में माँ, कोई काम होगा तो बता दीजिएगा। वहीं रुक जा, अब उधर तुम्हारा कोई कमरा नहीं है। अब से तुम बाहर गौशाला में रहोगी और फटे पुराने कपड़े पहनोगी। अब से तुम्हारा कमरा मेरी बेटी निशा का है। अब से महारानी वाले ठाट छोड़ दे, तू सिर्फ इस घर की नौकरानी है, नौकरानी। याद कर ले इस बात को। सिंड्रेला रोते हुए गौशाला में चली जाती है। निशा के दिल में सिंड्रेला के लिए बहुत हमदर्दी होती है, लेकिन वो अपनी माँ के डर से सिंड्रेला से ज्यादा बात नहीं करती है। दीदी, ये लो खाना, माँ अभी सो रही है, आप जल्दी से खा लो। मुझे अभी भूख नहीं है निशा। मैं जानती हूँ दीदी, आपने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। प्लीज मेरे लिए खा लो, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। ऐसी कोई बात नहीं है निशा, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। इन सब गायों को देखो, ये सब मेरा कितना ख्याल रखती हैं, और ये सब मेरे साथ कितनी खुश हैं। इधर राजकुमार अपने राज्य में आ जाते हैं, लेकिन वो सिंड्रेला को नहीं भुला पाते हैं। उनकी आंखों के सामने बार बार सिंड्रेला का ही चेहरा आ रहा था। उन्होंने सिंड्रेला को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें सिंड्रेला नहीं मिली। हे प्यारी लड़की, कहाँ हो तुम? आखिर मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? तभी राजकुमार के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी माँ से कहते हैं, माँ, 2 दिनों बाद मेरा 25वां जन्मदिन है
मैं चाहता हूँ मेरा जन्मदिन समारोह बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाए। उसमें गांव की सभी लड़कियों को बुलाया जाए। पर अभी इतना बड़ा समारोह करने की क्या आवश्यकता है राजकुमार? राजकुमार अपनी माँ को सारी बात बताता है। अच्छा, तो मेरे बेटे को कोई लड़की पसंद आ गई, उसे उसका नाम नहीं पता, इसलिए तुम गांव की सभी लड़कियों को समारोह में बुलाना चाहते हो। ठीक है, तुम्हारी पसंद ही हमारी पसंद है। माँ, आप कितनी प्यारी हो, मेरे कहे बिना सब कुछ समझ जाती हो। माँ, वो पायल वाली लड़की तो आएगी ना? जरूर आएगी बेटे। और फिर महारानी सिपाही से बोलकर पूरे गांव में घोषणा करवा देती है। सुनो सुनो सुनो, सभी गांववासियों ध्यान से सुनो। कल गांव की सभी लड़कियों को शाही महल में राजकुमार के 25वें जन्मदिन पर आमंत्रित किया जाता है, जिसमें सभी युवा लड़कियों का आना जरूरी है। सभी लोग जरूर आए। माँ, आपको पता है शाही महल में समारोह का आयोजन हुआ है और महारानी ने सभी लड़कियों को बुलाया है। जरूर महारानी राजकुमार के लिए राजकुमारी ढूंढ रही है। तो चिंता मत कर बेटी, उस समारोह में सबसे ज्यादा तू ही चमकेगी और राजकुमार तुझे ही पसंद करेंगे। सिंड्रेला वहीं खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। माँ, क्या मैं भी उस समारोह में आपके साथ चल सकती हूँ क्या? मैं बहुत दिनों से बाहर नहीं गई, मेहरबानी करके मुझे अपने साथ ले चलो। हालत देखी है अपनी, कैसे भिखारी की तरह लग रही है। तुम्हें अपने साथ ले जाकर अपनी बेइज्जती थोड़ी करवानी है। और वैसे भी राजकुमार को अपने लिए राजकुमारी चाहिए, ना ही नौकरानी। शाही महल में जाने के लिए निशा बहुत अच्छे से तैयार होती है और निशा उस दिन सिंड्रेला का वही लहंगा पहनती है जिस लहंगे में राजकुमार ने सिंड्रेला को पहली बार देखा था। माँ देखो तो मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल राजकुमारी की तरह लग रही है मेरी बेटी। तुम्हें किसी की नजर न लगे, देखना राजकुमार तुम्हें ही पसंद करेंगे। मैं भी यही चाहती हूँ माँ, आप जल्दी चलो वरना देर हो जाएगी। वो लोग सिंड्रेला को घर में अकेला छोड़कर महल के समारोह के लिए निकल जाते हैं। राजकुमार नजरें गड़ाए दरवाजे की तरफ देखता रहता है कि आखिर कब वो पायल वाली लड़की उसे दिखे, लेकिन राजकुमार को निराशा ही हाथ लगती है। उदास मन से राजकुमार केक काटने ही वाला था कि तभी उसकी नजर निशा पर पड़ी। ये लहंगा तो उसी पायल वाली लड़की का है, लेकिन ये लड़की तो कोई और है। पायल वाली लड़की आखिर क्यों नहीं आई? राजकुमार निशा की तरफ बढ़ता है। माँ देखो, राजकुमार मेरी ही तरफ आ रहे हैं। लगता है मैं उन्हें पसंद आ गई हूँ। क्या ये लहंगा आपका है? हाँ, ये मेरा ही लहंगा है। भला ऐसा सवाल कौन पूछता है? माफ करना, मैं एक पायल वाली लड़की की तलाश कर रहा हूँ। ये देखिए, क्या ये पायल आपकी है? हाँ हाँ, ये पायल मेरी ही बेटी की है। नहीं राजकुमार, मेरी माँ झूठ बोल रही है। ये पायल मेरी बहन सिंड्रेला की है और ये लहंगा भी उसी का है। क्या? फिर आप लोगों ने मुझे झूठ क्यों कहा? कृपया मुझे उस लड़की के पास लेकर चलिए। और फिर राजकुमार निशा के साथ गौशाला में आते हैं। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, अपने अहंकार में मैंने और मेरी माँ ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। राजकुमार आपसे बहुत प्रेम करते हैं सिंड्रेला दीदी। सिंड्रेला? तो आपका नाम सिंड्रेला है? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन भगवान का शुक्र है आप मुझे मिल गई। क्या आप मुझसे शादी करोगी? हाँ राजकुमार। और फिर बड़े ही धूमधाम से सिंड्रेला और राजकुमार की शादी हो जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।